तान्या ने अपना सिर घुमाया और गहरी सांस ली। अगस्त्य ने रोहन कपूर को पीटा है। इस मामले में सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है। तान्या की मां सुनीता ने भौहें चढ़ाईं। हम सुलह क्यों नहीं कर सकते? बस इतना कह दो कि कल रात जो कुछ भी हुआ वह अगस्त्य की जबरदस्ती थी। अगर रोहन को सच्चाई पता भी होगी तो वह क्या कर सकता है? क्या वह इस मामले को लाने की हिम्मत करेगा? क्या उसे दुनिया के सामने अपनी बेइज्जती करवानी है? तुम्हें पता होना चाहिए कि रोहन कपूर कपूर परिवार का सबसे बड़ा पोता है। भविष्य में वह कपूर खानदान का वारिस बनेगा। हाल ही में सिंघानिया परिवार की बड़ी बेटी ने उसे महत्व दिया है। उसका जीवन और करियर एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। बाहर औरतें हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक कोई परेशानी नहीं है, यह उसकी काबिलियत है और कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन तुम अलग हो। जब तक तुम रोहन की मंगेतर हो, क्या फर्क पड़ता है अगर कपूर खानदान इसे नहीं मानता? अगर तुम्हारे मंगेतर का कोई स्कैंडल हुआ तो उस पर इसका असर बहुत बुरा होगा। क्या तुम्हें लगता है कि रोहन इस बात का खुलासा करेगा? जब तक वह नहीं कहेगा, कपूर परिवार के लोगों को सच्चाई का पता नहीं चलेगा। और अगर कपूर परिवार चुप रहेगा तो बाहर कौन कहने की हिम्मत करेगा? जब तक मामला शांत नहीं हो जाता, तब तक तुम चुपचाप शादी कर सकती हो। तब तक तुम कपूर परिवार के असली पोते की पत्नी बन जाओगी और कोई भी औरत तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। तान्या को अगस्त्य के शब्द याद आ गए और उसने थोड़ा विचलित होकर पूछा, मां, अगर तुम इस तरह की चालें चलती हो तो अगर मैं सचमुच कपूर परिवार में शादी भी कर लूं तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं भविष्य में खुश रहूंगी? सुनीता ने मुट्ठियां भींच लीं और सख्त लहजे में चेतावनी दी। खुशी? ये तो बस छोटी बच्चियों की बातें हैं। एक मां होने के नाते मैं तुझे यही सिखा रही हूं। मैं तुझे प्यार व्यार के चक्कर में बर्बाद नहीं होने दूंगी। तान्या ने खुद को संभाला। अगस्त्य का क्या? अगर मैं उस पर इल्जाम लगाऊंगी तो क्या तुम्हें लगता है कि रोहन उसे जाने देगा? सुनीता का लहजा उदासीन था। तान्या, याद रखना, अगस्त्य बस एक ड्राइवर है। उसका जीना या मरना उसका अपना मामला है और इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और रही बात रोहन की, तो वो उसे वैसे भी नहीं छोड़ देगा। और अगर रोहन ने उसे छोड़ भी दिया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैंने अपनी बेटी को 20 साल से ज्यादा पाला है। वो कोई ऐरा गैरा आकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूं। मैं रोहन के साथ मामला सुलझा लूंगी, लेकिन कोई और गलती नहीं होनी चाहिए और तुम्हें फिर से अगस्त्य के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? मालिनी ने उसे ताना मारते हुए याद दिलाया। तान्या, रोहन अब बहुत लोकप्रिय है। कई औरतें उससे शादी करने के लिए तरसती हैं। अगर तुम इसकी कद्र नहीं करती हो तो ठीक है, लेकिन तुम इतनी एहसान फरामोश तो मत बनो। तान्या के पिता सुनील ने भी फुसफुसाते हुए कहा। तान्या, अपनी मां को नाराज मत करो, बस पहले हां कह दो। तान्या ने पूरे कमरे पर नजर डाली। उसकी आंखें ठंडी पड़ चुकी थीं। अब मैं साफ साफ देख रही हूं, आप लोगों को कभी भी मेरे जीने या मरने की परवाह नहीं है। आपको केवल अपने फायदे की, केवल अपनी इज्जत की परवाह है। तान्या ने अपना मन बनाया और कहा, मैंने कहा था कि कल रात जो कुछ भी हुआ उसका अगस्त्य से कोई लेना देना नहीं था। उसे बिना वजह फंसाया गया था। मैंने ही मुसीबत खड़ी की थी और सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ था। रोहन मुझे मार सकता है या मेरे टुकड़े कर सकता है, मैं खन्ना परिवार को कभी नहीं फंसाऊंगी। लेकिन मैं अब भी कहती हूं कि रोहन और मेरा साथ रहना नामुमकिन है, क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक आदमी है। उसका नाम अगस्त्य है। दादी ने कांपते हुए तान्या की ओर इशारा किया। खन्ना परिवार ने तुम्हें 20 साल से भी ज्यादा समय तक फूलों की तरह पाला है और तुम खुद को एक सड़क छाप को सौंपने पर तुली हो। तुम सच में अपनी मां जैसी ही हो, बेपरवाह और एहसान फरामोश। तान्या की शर्माती मां को अनदेखा करते हुए और तान्या को बोलने का मौका न देते हुए दादी ने सख्ती से कहा, खन्ना परिवार ने तुम्हें इतने सालों तक पाला है। तुम्हारी शादी का फैसला लेने की बारी तुम्हारी नहीं है। तान्या, रमेश, जाकर रोहन को बुलाओ। मालिनी ने ताना मारते हुए याद दिलाया। मां, रोहन की मौजूदा हैसियत को देखते हुए क्या तुम्हें लगता है कि वह ऐसी औरत चाहेगा जिसके साथ किसी ड्राइवर ने रात बिताई हो?
दादी ने भावशून्यता से कहा, रोहन से कहो कि खन्ना परिवार ने एक गाड़ी तैयार कर ली है और तान्या को जल्द ही उसके पास भेज देंगे। जब तक सिंघानिया परिवार रोहित को परेशान करना बंद कर देता है, तब तक उसे बहू का दर्जा मिले या न मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। हम खन्ना परिवार उसे मजबूर नहीं करेंगे। सुनीता जमीन पर बैठकर रो पड़ी। मां, तो क्या तान्या की जिंदगी खत्म नहीं हो गई? दादी ने घृणा से तान्या को देखा। किसे दोष दूं? वह खुद ही ऐसी है। उसने यह खुद मांगा था। अपनी दादी को इतना बेरहम देखकर तान्या निराश हो गई। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, जब तक कि एक तेज फोन की घंटी ने उसे वास्तविकता में वापस नहीं ला दिया। कॉल अगस्त्य का था और उसमें सिर्फ एक वाक्य था, सिंघानिया परिवार की समस्या हल हो गई है। तान्या को शक हुआ कि उसने गलत सुना है। तुमने क्या कहा? अगस्त्य ने दोहराया, तुम्हारे भाई की वजह से जो समस्या हुई थी वह हल हो गई है और सिंघानिया परिवार अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा। तान्या को संदेह हुआ, क्या तुम सच कह रहे हो? अगस्त्य खुद पर हंसा, मुझे पता है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती। मैं तो बस एक ड्राइवर हूं। मैं ऐसी समस्या कैसे हल कर सकता हूं? अगस्त्य की निराशा को भांपते हुए तान्या ने माफी मांगी। मेरा यह मतलब नहीं था। अगस्त्य ने बीच में ही टोकते हुए कहा, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि यह सच है या नहीं। संक्षेप में, मैंने तुमसे जो वादा किया था वह पूरा कर दिया है। फिर से कल रात जो हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे कभी भी फोन करो, चाहे आसमान ही क्यों ना गिर जाए। मैं अगस्त्य अपने कंधों पर सब कुछ उठा लूंगा। लेकिन अगर तुम कपूर परिवार की बहू बनी रहना चाहती हो तो कोई बात नहीं। मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पहले सही थीं। एक अरबों के परिवार का वारिस है और दूसरा एक मामूली ड्राइवर। कोई भी समझदार इंसान जानता होगा कि क्या चुनना है। मैं तुम्हारे चुनाव का सम्मान करता हूं। तान्या काफी देर तक स्तब्ध रही। फोन कटने के ठीक बाद तान्या की मां ने संदेह से पूछा, किसका फोन था? तान्या ने जटिल स्वर में कहा, रोहित का मामला सुलझ गया है। सिंघानिया परिवार अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा। सुनीता हैरान रह गईं। सच में? क्या अभी रोहन ने फोन किया था? क्या उसने तुम्हें खुद बताया? रोहित ने खुशी के भाव के साथ बीच में ही कहा, जाहिर है अब रोहन कपूर के अलावा पूरे मुंबई में और कौन इस मामले को सुलझा सकता है। घटनाओं के अचानक मोड़ के बाद पूरा खन्ना परिवार एक बार फिर जश्न में डूब गया। तान्या ने अपने सामने के दृश्य को देखा और उसे लगा कि यह बेतुका और हास्यास्पद है। हर कोई खुशी मना रहा था, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी कि उसे आगे किस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। रोहित ने उत्साह से आग्रह किया, दीदी तैयार हो जाओ और हमें धन्यवाद देने के लिए कपूर परिवार के पास ले चलो। यह देखकर कि तान्या चुप रही, मालिनी ने तीखी आवाज में कहा, तान्या, इस बार रोहन ने हम पर दया दिखाई है। तुम्हें एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। तान्या ने एक गहरी सांस ली और पूरे कमरे में बर्फीली निगाहों से देखा। मुझे माफ करना। मुझे डर है कि मैं आपको निराश कर दूंगी। अभी जो कॉल आया उसका रोहन कपूर से कोई लेना देना नहीं था। यह अगस्त्य का था। लिविंग रूम पूरी तरह से शांत हो गया। जैसे ही तान्या ने बोलना समाप्त किया, पूरा खन्ना परिवार एक मौत के सन्नाटे में डूब गया। दादी बूढ़ी थीं और एक पल के लिए समझ नहीं पाईं। अगस्त्य? कौन अगस्त्य? रमेश का चेहरा काला पड़ गया जब उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। यह वीडियो वाला ड्राइवर है। दादी ने अपनी छड़ी जमीन पर पटक दी। नाफरमान लड़की, क्या तू मुझे इतना परेशान करके मार डालेगी? रोहित भी चिल्लाया। यह वही अगस्त्य था जिसने अभी कहा था कि सिंघानिया परिवार इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा। तान्या को सिर हिलाते देख मालिनी ने बेरहमी से मजाक उड़ाया। तान्या, तुम पागल हो क्या? वह तो बस एक ड्राइवर है। वह सिंघानिया परिवार की परेशानियां कैसे सुलझा सकता है? तुम इस तरह की बकवास पर यकीन कर रही हो। तान्या को खुद पर भरोसा नहीं था और वह बस बहस कर सकी। मैं मानूं या न मानूं, यह मेरा काम है। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? मालिनी ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, ओह, मैं समझ गई। तुमने जानबूझकर ऐसा कहा। तुम बस समय बर्बाद करना चाहती हो, है ना? मुझे सच में समझ नहीं आता।
रोहन की हैसियत इतनी अच्छी है, इतनी सारी औरतें उसका नंबर पाने के लिए मरी जा रही हैं, और तुम हो कि अपनी कद्र ही नहीं जानती। क्या हम सब तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? तान्या ने तीखी प्रतिक्रिया दी। चूंकि तुम्हें लगता है कि रोहन इतना अच्छा है, तो जाओ उससे शादी कर लो। ओह, मैं तो भूल ही गई। तुम तो खुद उसके दरवाजे तक चली जाओगी, लेकिन मुझे डर है कि वह तुम्हें देखेगा भी नहीं। मालिनी का चेहरा लाल हो गया और वह गुस्से से कांप उठी। तान्या, तू। दादी ने डांटा। ठीक है, तुम किस बारे में बहस कर रही हो? क्या यह तमाशा अच्छा लग रहा है? मालिनी ने तेजी से याद दिलाया। रमेश, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? जल्दी से रोहन को फोन करो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या तुम नहीं देख सकते कि तान्या जानबूझकर देर कर रही है? मामला जरूरी था। रमेश ने अब और देर करने की हिम्मत नहीं की और हिम्मत करके फोन मिलाया। रोहन के बोलने का इंतजार किए बिना रमेश ने पहले माफी मांगी। मिस्टर कपूर, मुझे बहुत अफसोस है। मैंने सब सुन लिया है। तान्या ने वाकई हद पार कर दी और इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। संक्षेप में, उसे सही परवरिश न देना हमारे खन्ना परिवार की गलती है। कृपया निश्चिंत रहें कि हमारा खन्ना परिवार आपको इस मामले का पूरा जवाब देगा। खन्ना परिवार के सभी सदस्यों ने अपनी सांस रोक ली और ध्यान से सुनने लगे। यहां तक कि तान्या ने भी अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अप्रत्याशित रूप से रोहन का स्वर सौम्य था, मानो वह एक अलग व्यक्ति बन गया हो। चाचा जी, हम सब एक परिवार हैं। आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। तान्या का चरित्र मैं अच्छी तरह समझता हूं। उस वीडियो में जानबूझकर उसे बदनाम किया गया होगा। मैं इसे दिल पर नहीं लूंगा। न केवल तान्या दंग रह गई, बल्कि रमेश को भी उम्मीद नहीं थी कि चीजें वास्तव में बदल जाएंगी। कुछ विनम्रता के बाद उसने संकोच से पूछा, सिंघानिया परिवार के बारे में क्या? रोहन ने सहमति व्यक्त की। मैंने भी अभी इसके बारे में सुना है, लेकिन चिंता न करें चाचा जी। मैंने पहले ही मिस सिंघानिया को सूचित कर दिया है और उन्होंने भी नीचे खबर कर दी है। ग्रुप की एक वाइस प्रेसिडेंट को इस मामले को संभालने के लिए कहा गया है। कोई समस्या नहीं होगी। रमेश ने राहत की सांस ली। यह तो बहुत अच्छा है। रोहन ने शालीनता से कहा, चाचा जी, तान्या की कोई गलती नहीं है। मैंने भी कुछ गलतियां की हैं। आज रात मिस सिंघानिया की जन्मदिन की पार्टी है और मैं तान्या को भी साथ लाने की सोच रहा हूं। उससे कहिए कि वह घर पर मेरा इंतजार करे। मैं बाद में उसे खुद लेने आऊंगा। और हां, इस मामले को देखने वाली वाइस प्रेसिडेंट भी आज पार्टी में होंगी। आप रोहित से अच्छी तैयारी करने के लिए कहिएगा। बेहतर होगा कि आप खुद आकर इस गलतफहमी को दूर कर सकें। अगर आप इस वाइस प्रेसिडेंट पर अच्छी छाप छोड़ सके तो यह मामला आसानी से सुलझ जाएगा। रमेश ने सहमति में सिर हिलाया। रोहन, इस वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है? रोहन ने सुझाव दिया। उनका नाम चेतना शर्मा है। वह मिस सिंघानिया की विश्वास पात्र और एक शक्तिशाली महिला हैं, जिन्हें मैं भी आसानी से नाराज नहीं कर सकता। रोहित से कहिए कि वह इसे हल्के में न ले। इस मामले को सुचारू रूप से सुलझाया जा सकता है या नहीं, यह उसी पर निर्भर करता है। रमेश ने जल्दी से उसे धन्यवाद दिया। रोहन, चिंता मत करो। मैंने रोहित को अच्छी तरह से तैयारी करने के लिए कहा है और वह निश्चित रूप से प्रेसिडेंट चेतना के सामने तुम्हें शर्मिंदा नहीं करेगा। एक संक्षिप्त अभिवादन के बाद रमेश ने विनम्रता से फोन रख दिया। मालिनी ने तुरंत जवाब दिया, तान्या, तुम्हें और क्या कहना है? रोहन की वर्तमान स्थिति और पद के साथ उन्होंने तुम्हारे और एक मामूली ड्राइवर के बीच के घोटाले की परवाह नहीं की और उन्होंने रोहित को उसकी समस्याओं को सुलझाने में भी मदद की। तुम्हें और क्या चाहिए? भले ही तुम वास्तव में रोहन को पसंद नहीं करती हो, मैं तुमसे एक विश्वसनीय बहाना खोजने का अनुरोध करती हूं। यह कहना कि एक ड्राइवर सिंघानिया परिवार की समस्याओं को हल कर सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि खन्ना परिवार में सब तुम्हारे जैसे बेवकूफ हैं? तान्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। कुछ देर पहले रोहन फोन पर इतना गुस्से में था कि उसने कठोर धमकी भी दी थी। घटनाओं का ऐसा अचानक मोड़ कैसे आ गया? और अगस्त्य को यह खबर पहले से कैसे मिल गई? इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती, दादी ने सख्ती से आदेश दिया, तुम वहां क्यों खड़ी हो? उसका फोन ले लो और उसे कमरे में बंद कर दो। जब तक रोहन नहीं आ जाता, वह कहीं नहीं जाएगी।
और जब वह रोहन को देखे तो उसे सिखा देना कि क्या कहना है और क्या नहीं। हमारे खन्ना परिवार को फिर से शर्मिंदा मत करना और उस ड्राइवर का भी ध्यान रखना। अगर इस वजह से फिर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम और तुम्हारी बेटी खन्ना परिवार से बाहर हो जाओगे। जल्द ही तान्या को कमरे में धकेल दिया गया। वह परेशान दिख रही थी। जैसे ही दरवाजा जोर से बंद हुआ, उसकी मां सुनीता ने उसके सामने एक सुंदर इवनिंग गाउन और एक जोड़ी शानदार क्रिस्टल की ऊंची एड़ी वाली सैंडल रख दी। तान्या ने ताना मारा, क्या तुम मुझे सजा धजाकर कहीं और भेजने वाली हो? सुनीता ने आह भरी और उसका रवैया नरम पड़ गया। तान्या, तुम कब तक हंगामा मचाओगी? मुझे पता है कि तुम्हें अपने परिवार द्वारा तय की गई यह शादी पसंद नहीं है और तुम्हें रोहन और भी ज्यादा पसंद नहीं है। लेकिन हमारे परिवार की कितनी औरतें अपने पसंद के आदमी से शादी कर पाती हैं? मैंने एक ऐसे आदमी को चुना जो मुझे पसंद था, लेकिन तुम देख चुकी हो कि मैं आज कहां हूं। मैंने इतने सालों तक खन्ना परिवार के लिए लगन से काम किया है और सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पिता अयोग्य हैं, मालिनी जैसी कुतिया भी मेरी गर्दन पर सवार होने की हिम्मत कर सकती है। चाहे तुम मुझे समझो या मुझे दोष दो, मैं यह सब झेल चुकी हूं और मैं तुम्हें फिर से वही गलतियां दोहराते हुए नहीं देख सकती। मैं रोहन के चरित्र पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। वह सचमुच थोड़ा आवारा है, लेकिन जवानी में कौन सा मर्द रंगीन मिजाज नहीं होता। अगर तू, तान्या, सचमुच काबिल है तो तू इस बेलगाम घोड़े को काबू में करके दिखा। लेकिन तेरा क्या? इस शादी का विरोध करने के लिए तूने जानबूझकर एक घटिया ड्राइवर के साथ एक कांड शुरू कर दिया। ऐसा करके तुम किसे नीचा दिखा रही हो? मुझे, खन्ना परिवार को, रोहन को? तुम खुद को बर्बाद कर रही हो। बचपन से लेकर बड़े होने तक मैंने अपनी सारी उम्मीदें तुम पर ही टिकाई हैं। मैंने तुम्हें सबसे अच्छे संस्कार, सबसे शुद्ध विदेशी भाषाएं सिखाई और तुम्हें विदेश के सबसे अच्छे बिजनेस स्कूलों में भेजा। और किस लिए? बस तुम्हें इस तरह बर्बाद होते देखने के लिए। अगर तुम अब भी मुझे अपनी मां मानती हो तो तुम थोड़ी देर में रोहन के साथ पार्टी में जाओगी, शाम को उसके साथ घर जाओगी और स्थिति का फायदा उठाकर शादी पक्की करोगी। क्या तुम इसके बारे में नहीं सोचती? अब जब यह घोटाला इतना बड़ा हो गया है, अगर रोहन सचमुच सगाई तोड़ देता है तो तुम भविष्य में क्या करोगी? क्या तुम सच में उस ड्राइवर से शादी करने की योजना बना रही हो? तान्या ने धीरे से पलटकर कहा। उसका स्वर ठंडा था। मां, क्या आप कृपया थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हैं? सुनीता ने बचाव करते हुए कहा। तुम क्या करना चाहती हो? तान्या ने अपने होंठ काटे और खुद पर हंसी। कुछ नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। खुद को साफ सुथरा करके तैयार हो जाती हूं और रोहन के आने का इंतजार करती हूं। यह सुनकर कि तान्या जानबूझकर गुस्से में थी, सुनीता उठ खड़ी हुई। तान्या, मुझे जो कुछ भी कहना था कह दिया है। तुम जो चाहो कर सकती हो। जैसे ही उसने दरवाजा पटक कर छोड़ा, तान्या का मोबाइल उसकी जेब से निकाला गया और जल्दी से एक कॉल मिलाया गया। दूसरे पक्ष के कुछ कहने का इंतजार किए बिना सुनीता ने उदासीनता से कहा, क्या तुम अगस्त्य हो? अगस्त्य को उम्मीद नहीं थी कि तान्या के फोन पर एक अधेड़ उम्र की महिला की आवाज सुनाई देगी। वह एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर जवाब दिया, मैं हूं। आप कौन हैं? तान्या की मां सुनीता ने सख्त लहजे में कहा। मैं तान्या की मां हूं। अगस्त्य ने जल्दी से गंभीरता से कहा, आंटी जी नमस्ते। मैं सुनीता ने ठंडे स्वर में बीच में ही टोक दिया, क्या वीडियो में दिख रहा ड्राइवर तुम हो? अगस्त्य ने दूसरे पक्ष के लहजे से अपने प्रति तिरस्कार और घृणा का भाव साफ महसूस किया, लेकिन उनकी पहचान के कारण उसने फिर भी विनम्रता से जवाब दिया, हां, मैं हूं। सुनीता सीधे मुद्दे पर आ गई। कोई कीमत बताओ। अगस्त्य ने उनका इरादा भांप लिया। क्या कीमत? सुनीता ने ताना मारा। तुम अनजान बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? तुम साजिश रच रहे हो। तुम सिर्फ पैसों के लिए मेरी बेटी के करीब आ रहे हो, है ना? अगस्त्य ने भौहें चढ़ाईं। आंटी जी, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, सुनीता ने व्यंग्य किया। सच में? पैसों के लिए नहीं तो और क्या? क्या तुम अब भी हमारे खन्ना परिवार के दामाद बनना चाहते हो? खन्ना परिवार भले ही बहुत ऊंचा ना हो, लेकिन हम किसी ऐरे गैरे को घर में नहीं घुसने देते। अगस्त्य की खामोशी देखकर सुनीता का रवैया और भी ज्यादा आक्रामक हो गया। चूंकि तुम नहीं कहोगे तो मैं एक प्रस्ताव रखती हूं।
20 लाख रुपए। शर्त यह है कि तुम तुरंत मुंबई से निकल जाओ और तुम्हें वीडियो वाली बात कबूल नहीं करनी है। अगर तुम मान जाओ तो तुम्हारे खाते में तुरंत 2 लाख नकद भेज दिए जाएंगे। लेकिन अगर तुम मोल भाव करना चाहते हो तो मेरी सलाह है कि तुम इसे छोड़ दो। बस इतना ही पैसा है, एक पैसा भी ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं इससे ज्यादा दे नहीं सकती, लेकिन मेरी नजर में तुम इसके लायक बिल्कुल नहीं हो। अगर मेरी बेटी इसमें शामिल ना होती तो तुम जैसे घटिया लोगों को तो मैं अपना फोन छूने भी ना दूं। बेशक अगर तुम सहमत नहीं हो तो कोई बात नहीं, तुम जाकर बात फैला सकते हो। लेकिन मैं गारंटी दे सकती हूं कि न सिर्फ तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा, बल्कि तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। क्या तुम रोहन कपूर को जानते हो? मेरी बेटी का मंगेतर, कपूर परिवार का सबसे बड़ा पोता। लेकिन तुम्हारी हैसियत को देखते हुए अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम उसे नहीं जान पाओगे। तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए तुम जैसे कीड़े मकोड़े को मारना चींटी को कुचलने जितना आसान है। मैं तुम्हें बता सकती हूं कि भविष्य में यह मामला चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अंत में तुम्हें बस पैसा ही मिलेगा। चूंकि तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो चुका है, इसलिए तुम्हें यहीं रुक जाना चाहिए। मेरा सब्र सीमित है और मेरे पास तुमसे बकवास करने का समय नहीं है। तुम सहमत हो या नहीं? नीचा दिखाया जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगस्त्य ने फिर भी धैर्यपूर्वक पूछा, तान्या कहां है? वह मुझे ये बातें बताने क्यों नहीं आई? सुनीता ने जोर देकर कहा, उसने तुम्हें खुद क्यों नहीं बुलाया? क्या तुम समझ नहीं रहे हो? लेकिन चूंकि तुमने पूछा है तो मुझे तुम्हें यह बताने में कोई डर नहीं है कि तान्या तैयार हो रही है। रोहन बाद में उसे घर से लेने आएगा। वह आज रात कपूर मैंशन में रुकेगी। तो क्या तुम समझ रहे हो कि मेरा क्या मतलब है? अगस्त्य ने फोन को मुट्ठी में जकड़ लिया। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी। मैं समझता हूं, तान्या कपूर परिवार की होने वाली बहू है। मेरे जैसा मामूली ड्राइवर उसके साथ कुछ भी करने के लायक नहीं है। सुनीता को राहत मिली। यह अच्छी बात है कि तुम समझ गए। मैं बाद में खाता संख्या भेज दूंगी। मुझे उम्मीद है कि तुम एक समझदार व्यक्ति हो। अगस्त्य पीछे नहीं हटा और कहा, आंटी जी, आप सही कह रही हैं। मैं, अगस्त्य, वास्तव में सिर्फ एक ड्राइवर हूं। मेरे पास आपसे सौदेबाजी करने की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन आप चाहती हैं कि मैं सिर्फ 20 लाख के लिए अपना सिर झुका दूं। आप मुझे बहुत कम आंक रही हैं। रोहन कपूर वास्तव में अमीर और शक्तिशाली है, लेकिन आपको कैसे पता कि मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता? सुनीता ने मजाक उड़ाया। तुम एक ड्राइवर? पूरे मुंबई में कोई भी कंपनी तुम्हें नौकरी पर रखने की हिम्मत नहीं करती। तुम रोहन कपूर से क्या मुकाबला कर सकते हो? अगस्त्य ने सिर हिलाया। मुझे यकीन है, लेकिन आंटी जी, मेरी बात याद रखना, कोई भी दूसरों के पैरों तले कुचला जाने के लिए पैदा नहीं होता। ड्राइवर बनने में क्या बुराई है? रोहन कपूर जिंदगी भर अमीर और ताकतवर नहीं रह सकता। अगर मैं एक बदनसीब भी हूं तो क्या? मैं कितना भी गरीब क्यों ना हूं, मैं भीख मांग लूंगा, लेकिन अपना नाम जरूर बनाऊंगा। मुझे यकीन है कि ऐसा कोई दिन आएगा जब मेरी किस्मत भी पलटेगी। इस समय सुनीता भी अगस्त्य के आत्मविश्वास से थोड़ी प्रभावित हुई। चौंक कर उसने कहा, अगस्त्य, तू मुझे धमकी देने की हिम्मत कर रहा है? अगस्त्य ने गंभीरता से कहा, आंटी जी, मेरा आपको धमकी देने का कोई इरादा नहीं है और मैं ये पैसे नहीं लूंगा। लेकिन निश्चिंत रहिए, जब तक रोहन मुझे परेशान करने नहीं आता, यह मामला खत्म हो जाएगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे डरता हूं, न ही मैं उस रोहन से डरता हूं, लेकिन मैं तान्या के चुनाव का सम्मान करता हूं। कृपया मेरा संदेश उस तक पहुंचा दें। मैं उसकी खुशी की कामना करता हूं। आवाज धीमी होते ही अगस्त्य ने फोन रख दिया। जैसे ही उसने धीरे से सांस छोड़ी, उसका मन भी उदास हो गया। वह निश्चित रूप से हार नहीं मानना चाहता था, लेकिन वह कर भी क्या सकता था? तान्या की पहले से ही एक मंगेतर थी। अगर तान्या को उसकी जरूरत होती तो वह आग और पानी से भी गुजर जाता। लेकिन अब जब उसे अगस्त्य की जिम्मेदारी की जरूरत नहीं है, तो क्या वह शादी तोड़वाने के लिए उसके घर जा सकता है? अगर वह हिम्मत भी करता तो क्या तान्या उसके साथ जाने को तैयार होती? एक अरबों की संपत्ति का वारिस था और दूसरा एक अनिश्चित भविष्य वाला ड्राइवर। क्या अभी अभी आए उस फोन कॉल ने तान्या की पसंद का खुलासा नहीं कर दिया? अपने विचारों में भटकते हुए अगस्त्य अपनी ड्राइवर कंपनी पहुंच गया।
अगस्त्य का काम करने का बिल्कुल मन नहीं था, यहां तक कि वह रिया सिंघानिया की जन्मदिन की पार्टी भी रद्द करना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे में दाखिल हुआ, वह दंग रह गया। कमरा अस्त व्यस्त था, बिस्तर उलटा पड़ा था, उसके बिस्तर पर जूतों के निशान थे, अलमारी का दरवाजा तोड़ दिया गया था और उसका निजी सामान जमीन पर बिखरा पड़ा था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे आखिरकार एक दागदार श्वेत श्याम तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर वाला फ्रेम भी रौंदकर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। अगस्त्य ने जोर से सांस ली, तस्वीर को सीने से कसकर लगा लिया। उसकी आंखों में एक सर्द उदास नजर आ गई। दरवाजे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी और कोई चिल्लाया, अगस्त्य, बाहर निकलो, तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है। अगस्त्य अप्रत्याशित रूप से शांत हो गया। उसने तस्वीरें हटा दी और कहा, तुमने मुझे क्यों निकाला? मैंने कल वाले मेहमानों के साथ मामला सुलझा लिया है और खराब रेटिंग हटा दी गई है। प्रबंधक ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम इतने अंधे हो कि तुमने मिस्टर कपूर को अपमानित करने का भी साहस किया। अगस्त्य ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, जमीन की ओर इशारा किया और पूछा, तो रोहन कपूर अभी अभी मुझसे मिलने आया था, उसने ये सब किया? मैनेजर ने व्यंग्य किया, आगे बढ़ा और उसे जोर से धक्का दिया। बकवास बंद करो। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपना कचरा उठाओ और बाहर निकल जाओ, वरना मुझे बदतमीजी के लिए दोष मत दो। अगस्त्य ने मौके का फायदा उठाते हुए उसकी उंगलियां पकड़ लीं और उन्हें जोर से मरोड़ दिया। एक तीखी चटकने जैसी आवाज हुई और मैनेजर दर्द से चीख पड़ा। पल भर में वह ठंडे पसीने से तरबतर हो गया और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मैनेजर के बोलने का इंतजार किए बिना अगस्त्य ने उसके गाल पर जोर से थपथपाया और सख्त लहजे में पूछा, तुम रोहन कपूर को नाराज नहीं कर सकते, लेकिन तुम मुझे नाराज कर सकते हो, अगस्त्य राठौर को। क्या यही तुम्हारा मतलब है? सुरक्षा गार्डों को आगे बढ़ते देख अगस्त्य ने इधर उधर देखा। मैं अभी अच्छे मूड में नहीं हूं। अगर तुम्हें मौत का डर नहीं है तो यहां आओ। मैनेजर का चेहरा लाल हो गया। अगस्त्य, ये रोहन कपूर था जिसने तुम्हारा सामान तोड़ा। हिम्मत है तो जाकर उसे ढूंढो और हिसाब बराबर करो। हमारे होते हुए इतना घमंड करने का क्या मतलब है? अगस्त्य ने उसे जाने दिया। उसकी आवाज पूरे कमरे पर भारी पड़ रही थी। तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी उसे ढूंढता हूं। लेकिन मैनेजर साहब, मेरी भी बात सुनो। कंपनी में आने के बाद से मैंने कभी भी कंपनी के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। जब मैं रोहन कपूर से वापस आऊंगा तो 20,000 रुपये की सिक्योरिटी, मेरा कमीशन और पिछले महीने की हाजिरी और बोनस सब मेरे लिए तैयार रखना। अगर ये मेरा नहीं है तो मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए। ये मेरा है तो एक पैसा भी कम नहीं। मैं यूं ही कह रहा हूं, तुम्हें पैसे न देने हो तो बस आजमा कर देख लेना। अगस्त्य को जाते देख एक आदमी आगे बढ़ा और पूछा, क्या करें? ये अगस्त्य कोई आसान आदमी नहीं लगता। मैनेजर ने अपनी कलाई रगड़ी और ताना मारते हुए कहा, चलो इसके जिंदा वापस आने तक इंतजार करते हैं। आधे घंटे बाद खन्ना परिवार के विला में तानिया सड़क के किनारे सिगरेट पी रहे व्यक्ति को घूर रही थी। तभी उसे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। क्या वह अगस्त्य है? अपनी बेटी को सिर हिलाते देख तानिया की मां सुनीता ने भौहें चढ़ाईं। क्या तुमने उसे आने के लिए कहा था? तानिया ने अपना सिर घुमाया। उसकी तेज आंखें मानो किसी के मन को पढ़ सकती थीं। आपने फोन छीन लिया था, मैं उसे आने के लिए कैसे कह सकती थी? वह यहां क्यों आया, यह तो आपको सबसे अच्छी तरह पता होना चाहिए। सुनीता उसकी आंखों से आहत हुई। हां, मैंने उसे बुलाया था, लेकिन मैंने यह तुम्हारे भले के लिए किया था। अगर तुम उसके साथ जल्दी एक साफ लकीर नहीं खींचती तो तुम्हारी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। तान्या ने उलझे हुए स्वर में कहा। लेकिन वह फिर भी आया है ना? सुनीता ने ताना मारा। वह ठीक समय पर आया। मैं आज यहीं हूं। भगवान की मर्जी है कि वह यह ख्याल अपने दिल से पूरी तरह निकाल दे। तान्या ने मानो कोई निर्णय ले लिया हो। उसने अचानक अपने कसे हुए होंठों को ढीला किया, अपनी स्कर्ट का किनारा उठाया और धीरे से पलट कर बोली, मुझे जाने दो। सुनीता ने रक्षात्मक स्वर में कहा, तुम क्या करने जा रही हो? तान्या का स्वर जटिल था। वह दूसरे मर्दों से अलग है। वह एक पागल आदमी है जो रोहन कपूर को पीटने की भी हिम्मत करता है। क्या आपको लगता है कि वह आपकी धमकी से डरेगा?
सुनीता ने ठंडे स्वर में याद दिलाया। तान्या, बेहतर होगा कि तुम्हें पता हो कि तुम क्या कर रही हो। तान्या ने अपनी मां की चिंता देखी और एक घमंडी ताने के साथ पूछा, चिंता मत करो, मैं भागूंगी नहीं। अगर मैं सच में इस शादी से बचना चाहती हूं तो खन्ना परिवार में मुझे कौन रोक सकता है। अगस्त्य जमीन पर बैठ गया और अपनी आखिरी सिगरेट खत्म की। ऊंची एड़ी के जूतों की आवाज के साथ उसकी आंखें मुड़ गईं। जो आई थी वह तान्या थी। इस समय उसने काले रंग का एक खूबसूरत इवनिंग गाउन पहना हुआ था। क्रिस्टल की ऊंची एड़ी वाली सैंडल उसकी पिंडलियों को पतला और सीधा दिखा रही थी। उसका पहले से ही परफेक्ट फिगर एकदम निखर कर सामने आ रहा था, खासकर लेस की खूबसूरत कारीगरी और स्लिट डिजाइन, जो शालीनता और कामुकता का एक अनोखा मेल था। अगस्त्य ने तान्या को पहली बार नहीं देखा था, लेकिन हर बार उसे देखने पर उसे एक अलग एहसास होता था, खासकर उसकी आंखों को देखकर। इस पल वे मानो किसी आकाश गंगा की तरह थीं, गहरी, साफ और बिना किसी दाग के। उसके लाल होंठों के साथ उसकी पूरी आभा फिर से बदल गई। देवदूत और शैतान, शान और ताकत, दो बिल्कुल अलग स्वभाव, लेकिन उसने अपने अंदर एक नाजुक संतुलन बना लिया था। जैसे ही तान्या ने चलना बंद किया, अगस्त्य होश में आया। तान्या ने सबसे पहले पूछा, तुम्हें यह जगह कैसे मिली? अगस्त्य ने अपनी सिगरेट का बट फेंका, धीरे से खड़े हुए और कहा, खन्ना परिवार कोई छोटा परिवार नहीं है। इन चीजों का पता लगाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। तान्या ने पूछना बंद कर दिया। मेरी मां ने तुम्हें फोन किया था, है ना? माफ करना, मुझे पहले से पता नहीं था। अगर उन्होंने कुछ ज्यादा ही कह दिया तो मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूं, लेकिन अगर मैंने फोन किया होता तो उसका भी यही मतलब होता। अगस्त्य को चुप देखकर तान्या ने पूछना जारी रखा, क्या तुम्हें मेरी बात जारी रखने की जरूरत है? अगस्त्य मुस्कुराया, नहीं। तान्या की भावनाओं में जरा भी उतार चढ़ाव नहीं आया और उसका लहजा ठंडा था। तो फिर तुम चले जाओ, मेरे मंगेतर जल्द ही यहां आएंगे और मैं नहीं चाहती कि वह कुछ गलत समझे। अगस्त्य ने शांति से जवाब दिया, माफ करना, मुझे डर है कि ऐसा नहीं होगा। तान्या ने भौहें चढ़ाईं। उसका लहजा थोड़ा अस्थिर था। क्यों? क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि मैंने अभी क्या कहा? अगस्त्य ने सिर हिलाया। मैं समझता हूं, तुम कपूर परिवार के बड़े पोते की पत्नी बनना चाहती हो। तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे जीवन में दखल न दूं। मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूं। तान्या को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसके चेहरे पर अचानक घबराहट छा गई। अगस्त्य, आखिर तुम क्या करना चाहते हो? अगस्त्य ने काले रंग की गाड़ियों के काफिले को घूरा, जो धीरे धीरे पास आ रहा था। उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं। मैं उसे ढूंढने आया हूं। जैसे ही कार का दरवाजा खुला, रोहन कपूर सिगार लेकर आगे बढ़ा और घमंड से बोला, अरे अगस्त्य, तुम कमीने यहां आने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? जैसे ही ये शब्द निकले, काले कपड़ों में 7-8 सुरक्षाकर्मी दौड़े और अगस्त्य और तान्या को घेर लिया। तनावपूर्ण माहौल में रोहन ने तान्या की ओर इशारा किया और धमकी भरे लहजे में कहा, इधर आओ। अगस्त्य ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, आगे बढ़ो, ये मेरे और उसके बीच की दुश्मनी है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तान्या ने अगस्त्य को देखा, एक पल के लिए झिझकी और आखिरकार पास आकर बोली, रोहन, कोई तमाशा मत करो, ठीक है? रोहन ने ताना मारा, क्या तुम्हारा दिल दुख रहा है? तान्या के स्वर में जरा भी उतार चढ़ाव नहीं आया। वह तो बस एक छोटा सा इंसान है, मुझे उस पर तरस क्यों आना चाहिए? उसके जीने या मरने का मुझ पर क्या असर पड़ता है? मैं बस यह नहीं चाहती कि वह हमारे रिश्ते को बर्बाद करे। अगर तुमने आज उसे मारा तो यह मामला जल्द ही पूरे शहर में फैल जाएगा। मिस सिंघानिया की जन्मदिन की पार्टी शुरू होने वाली है। यह निश्चित रूप से वह नतीजा नहीं है जो तुम देखना चाहते हो, है ना? रोहन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तान्या, तुम्हारा क्या मतलब है? तान्या पीछे नहीं हटी। कुछ नहीं, मैं तुम्हें बस याद दिला रही थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम सिंघानिया परिवार की सबसे बड़ी बेटी का साथ पाने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो, है ना? इसके अलावा मैं वास्तव में ऐसा कोई कारण नहीं सोच सकती जिससे तुम खन्ना परिवार को इतनी आसानी से जाने दो। रोहन ने कुछ नहीं कहा।
पहले तो उसका मन कर रहा था कि किसी को भेजकर अगस्त्य को मरवा दे, लेकिन रिया सिंघानिया ने अचानक फोन करके कहा कि वह तान्या की बहुत तारीफ करती है और आज रात की पार्टी में उससे दोस्ती करना चाहती है। उसने एक वाइस प्रेसिडेंट से भी कहा कि वह रोहित की वजह से आई मुसीबत को सुलझाने के लिए खुद आगे आए, वरना खन्ना परिवार अब कैसे शांत रह सकता था। तान्या ने आगे कहा, मैं रिया से दोस्ती कर सकती हूं और मैं तुम्हारे लिए सिंघानिया परिवार के साथ रिश्ते भी बना सकती हूं, लेकिन रोहन, मेरी बात सुनो। मैं, तान्या खन्ना, बिना किसी नाम या रुतबे के तुम्हारे लिए ये सब नहीं कर सकती। मेरी एक शर्त है, अगर तुम मान जाओ तो मैं आज रात की पार्टी के बाद तुम्हारे साथ कपूर मैंशन वापस जाऊंगी। रोहन ने अगस्त्य को तिरस्कार से देखा। क्या शर्त? तुम यह तो नहीं चाहती कि मैं इस बदमाश को जाने दूं? ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर यह मेरे पैरों पर नाक रगदगाकर 2 बार कुत्ते की तरह भौंके तो मैं आज उसकी जान बख्श दूंगा। तान्या ने उसकी बात अनसुनी कर दी। चारों ओर हो रही हंसी के बीच उसने एक एक शब्द कहा, रोहन, मैं चाहती हूं कि तुम आज रात की पार्टी में सबके सामने मुझे प्रपोज करो। रोहन का चेहरा अचानक काला पड़ गया और उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, क्या कहा? प्रपोज? तान्या, क्या तुम पागल हो? तुम तो बस एक सेकंड हैंड माल हो जिसके साथ एक ड्राइवर ने रात बिताई है। तेरी ये हैसियत है कि तुम मुझसे प्रपोजल की मांग करे? सिर्फ इसी वजह से तुम कपूर परिवार में शादी करना चाहती हो? तान्या ने घमंड से ताना मारा। ठीक है, तो जाओ और सिंघानिया परिवार की सबसे बड़ी बेटी की जन्मदिन पार्टी में शामिल हो जाओ। मुझे कुछ और काम है, इसलिए मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। ये शब्द कहने के बाद तान्या बिना किसी दया के मुड़ी और चली गई। रोहन चिल्लाया, उसके माथे की नसें उभर आईं और उसने कहा, कुतिया, मुझे मजबूर मत करो। तान्या रुकी, अपना सिर थोड़ा झुकाया और बोली, यह सही है, मेरी जिंदगी सस्ती है। अगर मैं अपनी शादी खुद तय कर सकती तो भले ही तुम, रोहन कपूर, घुटनों के बल बैठकर मुझसे विनती करते, मुझसे एक बार भी तुम्हारी तरफ देखने की उम्मीद मत करना। इसलिए आज किसी ने तुम्हें मजबूर नहीं किया, हमारे पास कोई चारा नहीं था। या तो तुम कार में बैठो और अभी चले जाओ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, या फिर तुम इसी तरह तमाशा करते रहो और अगस्त्य को मारकर यह बात सबको बता दो। खैर, मैंने तुम्हें पहले ही शर्तें बता दी हैं, तुम चाहे मानो या ना मानो, चुनाव तुम्हारा है। रोहन कपूर ने बार बार सिर हिलाया। ठीक है तान्या, तुम ही थीं जिन्होंने मुझसे शादी करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की, भविष्य में पछताना मत। तान्या ने पूछा, तो मान लूं कि तुम मेरी शर्त मान गए? रोहन ने अगस्त्य की तरफ देखा। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बेशर्म औरत मेरे दरवाजे पर आकर मेरी गुलामी करना चाहती है तो मैं माना क्यों करूं? बस शर्त यह है कि वो मामूली ड्राइवर मौत की तलाश में मेरे पास ना आए। तान्या को मुड़कर जाते देख रोहन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, तुम कहां जा रही हो? तान्या ने बिना सिर घुमाए कहा, सगाई की अंगूठी तैयार है, तुम्हें किसी और चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं पार्टी शुरू होने से पहले समय पर सिंघानिया मैंशन पहुंच जाऊंगी। जैसे ही आवाज खत्म हुई, तान्या अगस्त्य के पास आई और रौब से आदेश दिया, मेरे पीछे आओ। अगस्त्य कुछ बोलना चाहता था, लेकिन जब उसने तान्या के चेहरे पर जिद देखी तो आखिरकार मान गया। किसी को उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ते देख तान्या बेरहमी से चिल्लाई, अपने इन कुत्तों को रास्ते से हटाओ। रोहन ने गहरी सांस ली, उसकी आंखें उदास थीं और उसने कहा, उन्हें जाने दो। तान्या की मां सुनीता को कुछ गड़बड़ लगी और जब वह ऊपर से नीचे आईं तो दोनों पहले ही जा चुके थे। रोहन ने समझाने की पहल की, आंटी जी, चिंता मत करिए, तान्या इस मामले को संभाल लेगी, मुझे उस पर विश्वास है। सुनीता ने राहत की सांस ली। रोहन, तान्या बहुत जिद्दी है, बचपन से ही मैंने उसे बिगाड़ा है, तुम उसे आगे भी इस तरह सिर पर मत चढ़ाना। रोहन की नजरें दूर तक गईं, उसकी आंखों में एक क्रूर चमक उभरी और उसने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, मुझे पता है आंटी जी, तो आप भी तैयार हो जाइए, आज रात की पार्टी में कोई सरप्राइज हो सकता है। आपको तान्या और मेरे लिए इसका गवाह बनना होगा। सड़क पर अगस्त्य कुछ देर तक बिना किसी मंजिल के गाड़ी चलाता रहा। तुम कहां जा रही हो? तान्या की नजर कार की खिड़की के बाहर थी, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था।
पार्टी शुरू होने में अभी 2 घंटे बाकी हैं। तुम जगह चुन लो। इसके बाद मैं उम्मीद करती हूं कि तुम मेरी जिंदगी से पूरी तरह से गायब हो जाओगे। अगस्त्य ने भौहें चढ़ाईं। तुम्हारा क्या मतलब है? तान्या ने ताना मारा। मुझे इस तरह परेशान करने के पीछे तुम्हारा कोई मकसद जरूर होगा। अगर यह पैसों के लिए नहीं है तो यह मेरे लिए ही होगा। क्या मैं गलत हूं? अगस्त्य का चेहरा काला पड़ गया। तुम मुझे क्या समझती हो? तान्या ने अपना सिर घुमाया और लाल आंखों से पूछा। क्योंकि तुम एक मर्द हो, है ना? अगस्त्य, यह मत कहना कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, वरना मैं तुम्हें कायर समझूंगी। अगस्त्य ने स्वीकार किया। यह सही है। तुम, तान्या, सुंदर हो, लेकिन मैं कोई ऐसा कायर नहीं हूं जो एक सुंदर महिला को देखकर चल भी न सकूं। तान्या जोर से हंसी और उसका स्वर और भी कठोर था। तो फिर शरीफ बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? अगर तुम सच में इतने नेक थे तो कल रात मुझे छुआ क्यों था? अगस्त्य ने आह भरी। कल रात जो हुआ उसके लिए मैं अपना बचाव नहीं करूंगा। तुम सारा दोष मुझ पर डाल सकती हो। अब मैं तुम्हें खन्ना मैंशन वापस छोड़ दूंगा और मैं किसी और दिन रोहन से मिल लूंगा। तान्या ने ताना मारा। अगस्त्य, अगर यह इत्तेफाक न होता तो तुम्हें जिंदगी में कभी मेरे जैसी औरत की उंगली छूने का मौका नहीं मिलता, है ना? तुमने इतना सब कुछ किया, क्या सिर्फ इसी एक मौके के लिए नहीं? अब जब समय आ गया है तो तुम इतने कायर क्यों बन रहे हो? अगस्त्य ने उसे गंभीरता से याद दिलाया। मैं फिर से कहूंगा, मैं रोहन को ढूंढने जा रहा था। तान्या ने सिर हिलाया। ठीक है, तो बताओ, तुम उसके पास क्यों गए थे? रोहन मेरी वजह से तुम्हारे पीछे पड़ा, इसलिए तुम उससे बदला लेना चाहते हो। क्या मैं सही कह रही हूं? अपने परिवार द्वारा ठुकराए जाने और अपनी शादीशुदा जिंदगी की निराशा ने तान्या के दिल को पूरी तरह तोड़ दिया था। वह अपने आसपास की हर चीज से बदला लेना चाहती थी। खन्ना परिवार से, रोहन कपूर से। यह देखकर कि अगस्त्य कुछ नहीं बोल रहा, तान्या का स्वर किसी गिरी हुई परी जैसा था जो उसे कदम दर कदम अंधेरे में खींच रहा था। प्रपोजल वाले दिन रोहन की मंगेतर के साथ हम बिस्तर होना। किसी आदमी से बदला लेने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है? मैंने तुम्हें मौका दे दिया है अगस्त्य। अब भी किस बात से हिचकिचा रहे हो? अगस्त्य जोर जोर से हांफने लगा। उसका खून खौल रहा था। अगस्त्य की खामोशी देखकर तान्या फिर पास आई। क्या 2 घंटे काफी नहीं है? हम बस कार में ही रह सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगस्त्य आखिरकार पलटा। उसकी आंखें लाल हो गईं। तान्या, आग से मत खेलो। तान्या ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसका स्वर और भी उग्र हो गया। अगस्त्य, तुम काबिल नहीं हो, है ना? यह बात अगस्त्य के दिल में तीर की तरह चुभ गई। अगस्त्य ने गाली दी, कार सड़क किनारे खड़ी की और उसे घसीटते हुए पास के एक मोटेल में ले गया। जब अगस्त्य के मुंह से घंटे के हिसाब से कमरा शब्द निकला तो तान्या को अपने आसपास के सभी लोगों की अजीब निगाहें महसूस हुईं। रिसेप्शन से लेकर कमरे तक 100 मीटर से भी कम दूरी पर उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल किसी हिरण की तरह उछल रहा हो। खासकर जब वह लिफ्ट से उतरकर कालीन पर चली तो तान्या को अचानक ऐसा लगा जैसे वह बादलों पर चल रही हो। उसके पैर रुई की तरह नरम और कमजोर महसूस हो रहे थे। इतने सस्ते होटल में कदम रखने का यह उसका पहला मौका था। रोशनी मंद थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज हो जाती। अगस्त्य उसे लगभग घसीटते हुए गलियारे के अंत तक ले गया। जैसे ही अगस्त्य ने कमरे का कार्ड निकाला, उसके कानों में एक धीमी आवाज गूंजी, अब भी पछताने में देर नहीं हुई है। तान्या ने उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की और अपनी कायरता को दबाते हुए कहा, क्या तुम डर गए? आग में घी डालने का काम हो गया। अगस्त्य की बची खुची समझदारी भी खत्म हो गई। जैसे ही वह कमरे में घुसा, उसने तान्या को कमर से पकड़ लिया और बिस्तर पर धकेल दिया। बिस्तर धंस गया और तान्या के शरीर ने धीरे धीरे एक मनमोहक आकार ले लिया। अगस्त्य की सांसें गर्म थीं और तान्या के अजीब सहयोग से संकरे कमरे का तापमान तेजी से बढ़ गया, मानो कोई तेज हवा बह रही हो। यहां तक कि उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त हो गए थे। जिस क्षण वह बेहोश होने वाली थी, तान्या ने अगस्त्य की छाती को रोकने के लिए अपने हाथ जोड़े, संघर्ष करते हुए कहा, यह आखिरी बार है। मेरी जिंदगी में फिर से दखल मत देना और रोहन को फिर से मत उकसाना, ठीक है?
अगस्त्य की सांसें भारी थीं और उसकी आंखें भी लाल थीं। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं अपनी बात नहीं रखूंगा? तान्या की आंखें चुभ रही थीं। तो इसे कुत्ते के काटने जैसा समझूंगी। मेरे कपड़े खराब मत करना, मुझे इन्हें बाद में पार्टी में पहनना है। इसके बाद उसने अपना सिर घुमा लिया, मानो अपनी किस्मत पर हार मान ली हो, और चादरों को पकड़े हुए ही उसकी आंखों के कोने तुरंत गीले हो गए। तान्या के चेहरे पर गर्म मर्दाना खुशबू ने उसे इतना डरा दिया कि उसने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने जिस भयंकर तूफान की कल्पना की थी, उसकी जगह एक गहरी आह निकली। चलो चलें। तान्या चौंक गई। कहां? अगस्त्य खिड़की पर आया। पार्टी में चलने के लिए, और तेरा दूल्हा बनने। तान्या को लगभग यकीन नहीं हुआ कि उसने सही सुना है। अगस्त्य, क्या तुम सच में पागल हो गए हो? मैं तुम्हें याद दिला दूं, मैं तान्या खन्ना अभी भी एक आजाद इंसान हूं। लेकिन आज रात की पार्टी में रोहन कपूर मुझे सबके सामने प्रपोज करेगा। तब मैं कपूर परिवार के सबसे बड़े पोते की जायज पत्नी बन जाऊंगी। यानी आज रात के बाद तुम्हें अपनी जिंदगी में मुझे फिर कभी छूने का मौका नहीं मिलेगा, और मैं कभी भी यह स्वीकार नहीं करूंगी कि मेरा तुमसे कभी कोई रिश्ता था। भले ही मुझे रोहन पसंद न हो, भले ही मैं सच में गिरना चाहती हूं, क्या तू, एक ड्राइवर, कपूर खानदान के पोते की जगह ले सकता है? अगस्त्य ने गहरी सांस ली। तुम सही कह रही हो, कपूर परिवार के बड़े पोते की पत्नी। मैं, एक मामूली ड्राइवर, अगर पंजों के बल भी खड़ा हो जाऊं तो भी तुम तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन अगर मुझे रोहन कपूर से बदला लेना है तो मुझे हिसाब किताब करने के लिए उसके पास जाना चाहिए। तुम जैसी औरत के लिए मुश्किलें खड़ी करने का क्या मतलब है? तान्या को एहसास हुआ कि अगस्त्य का लहजा गलत था, और वह अचानक बिस्तर से उठ बैठी और भी गहरी भौहें चढ़ाते हुए बोली, अगस्त्य, तुम क्या करना चाहते हो? अगस्त्य ने गंभीरता से कहा, कुछ नहीं। किसी ने मुझे आज रात सिंघानिया परिवार द्वारा आयोजित जन्मदिन की पार्टी का निमंत्रण भी भेजा है। मैं शुरू में नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। एक्सक्लेमेशन मार्क। तान्या ने ताना मारा। अगस्त्य, क्या तुम सच में मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो? सिंघानिया परिवार की सबसे बड़ी बेटी के जन्मदिन की पार्टी का निमंत्रण तुझे, एक ड्राइवर को, कैसे भेज सकता है? मुझे डर है कि तुझे तो सिंघानिया मैंशन के गेट के अंदर भी कोई घुसने नहीं देगा। अगस्त्य ने शांति से कहा, मैं सच कह रहा हूं, वरना तुम्हारे खन्ना परिवार की परेशानियां कैसे हल होती? तान्या ने ताना मारते हुए याद दिलाया, रोहन कपूर ने कहा था कि उसी ने रिया सिंघानिया से कहकर यह एहसान करवाया है। अगस्त्य ने अपना सिर घुमाया और पूछा, क्या तुम इस पर विश्वास करती हो? तान्या ने व्यंग्य किया, अगर मैं उस पर विश्वास नहीं करती तो मैं तुम पर कैसे विश्वास कर सकती हूं? अगस्त्य, मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या करना चाहते हो, और मुझे परवाह नहीं कि तुम मुझसे क्यों संपर्क करते हो। अगर तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ मुझे पाना है तो यह तुम्हारा आखिरी मौका था, लेकिन अगर तुम्हारे कुछ और इरादे हैं तो मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि तुम यह विचार छोड़ दो। सिंघानिया परिवार आज रात इस पार्टी का आयोजन कर रहा है। अगर तुम सच में चले गए तो मैं गारंटी देती हूं कि तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। अगस्त्य ने सख्ती से कहा, अगर मैं जिद करूं तो क्या होगा? तान्या ने अगस्त्य को बहुत देर तक घूरा और अचानक पूछा, अगस्त्य, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? अगस्त्य भी सवाल सुनकर दंग रह गया। उसे प्यार तो नहीं था, लेकिन तान्या के उग्र व्यक्तित्व ने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी। इसलिए जब भी वह सोचता कि उसके सामने खड़ी यह औरत आज रात किसी और मर्द की बाहों में गिरने वाली है, तो उसे बेवजह चिढ़ होती थी। एक ऐसा एहसास जो उसे पहले कभी नहीं हुआ था। तान्या को जवाब मिल गया था और उसने उसे गंभीरता से याद दिलाया, अगस्त्य, यह मत कहो कि मेरे लिए तुम्हें पसंद करना नामुमकिन है। अगर मैं तुम्हें सच में एक मौका देना भी चाहूं तो रोहन कपूर कपूर परिवार का सबसे बड़ा पोता है, और रिया सिंघानिया भी उसे बहुत मानती है। तुम उससे मुकाबला करने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हो? अगस्त्य को चुप देखकर तान्या ने अपनी आवाज धीमी की और धीरे से उसके पास आकर कहा, हालांकि आज मैंने तुम्हारे साथ होटल तक आने की पहल की थी, लेकिन तुम मुझे कोई ऐसी वैसी औरत मत समझना। बचपन से लेकर जवानी तक मैंने कभी किसी मर्द को अपनी उंगली तक नहीं छूने दी। अगर कल रात वाली बात ना होती, तो अगर मैं सचमुच रोहन से बदला लेना भी चाहती,
तो भी मैं यह तरीका कभी नहीं अपनाती। और साफ कहूं तो मैं तुमसे नफरत नहीं करती, लेकिन यह भी नहीं कह सकती कि मैं तुम्हें पसंद करती हूं। इसलिए हम दोनों के लिए यह नामुमकिन है और हमारा रिश्ता यहीं खत्म हो सकता है। क्या अपने परिवार को शामिल करना, अपनी जिंदगी बर्बाद करना और एक ऐसी औरत के लिए सब कुछ दांव पर लगाना सही है जो तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगी? अगस्त्य, मेरी बात ध्यान से सुनो। हालांकि मैं तानिया खन्ना रिया सिंघानिया से मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन मेरा भी अपना गौरव है। आज मैंने जो कुछ भी किया है उसने मेरी कमर तोड़ दी है। अगर तुम अब भी और कुछ मांगोगे तो यह नामुमकिन है। मुझे मजबूर मत करो। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूं, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो जिससे तुम हार मान जाओगे? अगस्त्य के चेहरे पर भाव ठंडे पड़ गए। मैंने कहा था, मैं भी आज रात पार्टी में शामिल होऊंगा। रोहन कपूर को सबके सामने मुझसे माफी मांगनी होगी, तभी मेरे और उसके बीच का मामला खत्म होगा। तान्या ने ताना मारते हुए पूछा, अगस्त्य, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम सच में चाहते हो कि रोहन तुमसे सबके सामने माफी मांगे? अगस्त्य ने शांति से पूछा, क्या मैं ऐसा लग रहा हूं कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूं? तान्या ने अगस्त्य को बहुत देर तक देखा। बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। अगस्त्य का लहजा दृढ़ था। बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। तान्या ने कुछ और नहीं कहा और बाथरूम में चली गई। जब वह फिर से बाहर आई तो उसके सारे भाव सामान्य हो गए थे। उसके हाव भाव पहले की तरह ही ठंडे और सख्त थे। हालांकि मुझे नहीं पता कि रोहन ने तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए क्या किया। मैं तुम्हें साफ साफ बता सकती हूं कि आज रात की पार्टी में हर कोई मुंबई की एक बड़ी हस्ती है। तुम चाहे कुछ भी करो, कोई भी तुम्हारे जैसे छोटे इंसान की भावनाओं की परवाह नहीं करेगा। तुम्हारे जीने या मरने की तो बात ही छोड़ो। अगस्त्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी। तुम अमीर लोगों की जिंदगी तो जिंदगी है, लेकिन हम गरीबों की जिंदगी जिंदगी नहीं है। क्या तुम्हारा यही मतलब है? तान्या ने कोई दया नहीं दिखाई। हालांकि मुझे पता है कि ये शब्द थोड़े कठोर हैं, लेकिन यह सच है। अगर तुम्हें हर जाना चाहिए तो तुम एक प्रस्ताव रख सकते हो। अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो माफी मांगो। मैं भी रोहन की तरफ से तुमसे माफी मांग सकती हूं। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि रोहन तुमसे सबके सामने माफी मांगे, तो मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि ऐसे झूठे सपने मत देखो। ऐसा करके तुम सिर्फ खुद को शर्मिंदा करोगे। अगस्त्य को उसका लहजा बहुत पसंद नहीं आया और उसने सख्ती से मना कर दिया। तुम्हारे हिसाब से छोटे लोगों की कोई इज्जत नहीं होती? छोटे लोगों की इज्जत रौंदने लायक है। अगर मैं इस पर यकीन ही ना करूं तो क्या होगा? तान्या ने दरवाजा खोला और साफ रुख से कहा, तुम इसे जैसे भी समझो, मैंने वो सब कह दिया है जो मुझे कहना चाहिए था। चूंकि तुम मौत की जिद पर अड़े हो, इसलिए तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन मुझे अभी भी तुम्हें एक आखिरी बात याद दिलानी है। अगर तुमने मेरे मंगेतर को भड़काने की हिम्मत की, अगर तुमने हमारे खन्ना परिवार को फंसाने की हिम्मत की, तो मैं, तान्या खन्ना, पहली होऊंगी जो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। और मैं जो कहती हूं वो करती हूं। जैसे ही आवाज खत्म हुई, दरवाजा बंद हो गया। अगस्त खिड़की से खड़ा था। उसका मन लंबे समय तक शांत नहीं हो सका, जब तक कि फोन की घंटी नहीं बज उठी। रिया ने जोर देकर कहा, तुम कहां हो? मैं तुम्हें लेने के लिए एक गाड़ी भेजूंगी। अगस्त्य ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें अब भी डर है कि मैं भाग जाऊंगा? रिया की भावनाओं ने उसका गला घोंट दिया। मैंने 5 साल तक तुम्हारा इंतजार किया है। तुम्हें क्या लगता है? अगस्त्य ने आह भरी और आखिरकार पता बता दिया। 20 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। अगस्त्य खड़ा हुआ और दरवाजा खोला। इससे पहले कि वह बच पाता, दरवाजे के बाहर एक नाजुक सी आकृति अचानक उसकी बाहों में आ गई। वह बेबस होकर बस अपने हाथ ऊपर उठा सका। दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ है। रिया ने अपना सिर उससे रगड़ा और उसका स्वर और भी दृढ़ हो गया। किसी की हिम्मत नहीं है देखने की। उसकी बाहों में गर्मी महसूस करते हुए अगस्त्य ने उसे अजीब तरह से याद दिलाया, जाने दो, तुम अब बड़ी हो गई हो। थोड़े से भावुक होने के बाद रिया के गालों पर शर्मिंदगी की एक झलक दिखाई दी। जब उसने छोड़ा तो उसकी हथेली फिर से अगस्त्य के गाल पर आ गई। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं और उसने कहा, भाई, तुम और भी सांवले और पतले हो गए हो।
अगस्त्य कड़वी मुस्कान दिए बिना रह नहीं सका। कोई आश्चर्य नहीं कि कहते हैं कि बड़ी होने पर लड़कियां बहुत बदल जाती हैं। उसकी नजर में रिया अब भी एक लड़की जैसी लग रही थी, सांवली और दुबली पतली। उसे अपनी छाती तक पहुंचने के लिए पंजों के बल खड़ा होना पड़ता था, लेकिन अब वह बिल्कुल अलग लग रही थी। लंबे बाल, पतली गर्दन, गोरी और चमकदार त्वचा और सुडौल काया। वह किसी राजकुमारी जैसी थी। उसके हर हाव भाव में परिपक्व महिलाओं का अनोखा आत्मविश्वास और आकर्षण झलक रहा था। अगस्त्य ने उससे दूरी बनाई और आह भरी, तुम भी अब और सुंदर हो गई हो। आज एयरपोर्ट पर मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। रिया कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन अचानक वह अगस्त्य की छाती पर झुक गई और उसे सूंघने लगी। जब उसने फिर ऊपर देखा तो उसकी आंखों में गहरी दुश्मनी की एक झलक दिखाई दी और उसने पूछा, क्या अभी यहां कोई औरत थी? अगस्त्य जानता था कि वह इसे छिपा नहीं सकता, इसलिए उसने बस सिर हिलाकर हामी भर दी। रिया सिंघानिया ने अपने होंठ काटे। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? कब बनी? अगस्त्य को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए, इसलिए वह सिर्फ सच बता पाया। उसे गर्लफ्रेंड नहीं कहा जा सकता। रिया और भी हैरान हो गई। गर्लफ्रेंड नहीं? फिर वह तुम्हारे पीछे होटल तक क्यों आई? उसकी बात पूरी होने से पहले ही रिया को कुछ अंदाजा हो गया और उसके गालों पर फिर से लाली छा गई। चूंकि तुम मुंबई वापस आ गए हो, तो पहली बार मेरे पास क्यों नहीं आए? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसी औरतें गंदी होती हैं? रिया की गलत फहमी देखकर अगस्त्य को अब और कुछ समझाना ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने हिम्मत करके बात बदल दी। क्या रोहन कपूर आज रात पार्टी में आएगा? रिया ने सिर हिलाया। उसका नाम मेहमानों की लिस्ट में है, उसे आना तो चाहिए। अगस्त्य के जवाब का इंतजार किए बिना, उसे जैसे कुछ समझ आ गया हो, उसने हंसते हुए पूछा, क्या तुम्हें किसी से कुछ सुनकर जलन हो रही है? अगस्त्य बिना कोई निशान छोड़े उससे दूर हट गया। फिर से बकवास, मुझे जलन क्यों होगी? रिया ने उदासीनता दिखाई। दरअसल ये सिर्फ सिंघानिया परिवार द्वारा जानबूझकर फैलाई गई अफवाहें हैं। रोहन कपूर एक कुत्ता है जिसे सिंघानिया परिवार ने मेरे आगे फेंका है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति हो तो मैं उसका निमंत्रण वापस ले लूंगी। अगस्त्य ने छिपा हुआ अर्थ सुन लिया। क्या सिंघानिया परिवार में तुम्हारी स्थिति खराब है? रिया ने वापस पूछा। क्या तुम मेरे बारे में चिंतित हो? चिंता मत करो, हालांकि सिंघानिया परिवार बहुत मजबूत है, मुझे धमकाना आसान नहीं है। वैसे तुमने अचानक रोहन कपूर के बारे में क्यों पूछा? अगस्त्य ने इसे नहीं छिपाया। कुछ नहीं, उसके और मेरे बीच थोड़ी गलतफहमी है। रिया अचानक गंभीर हो गई। जो भी करना है कर लो। पूरे मुंबई में जो भी तुम्हें छूने की हिम्मत करेगा, उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। अगस्त्य ने पलटकर गंभीर स्वर में याद दिलाया। रिया, इसीलिए तो मैंने तुम्हें आज यहां आने के लिए कहा था। इस बार मैं मुंबई वापस आया हूं। मैं नहीं चाहता कि किसी को हमारे रिश्ते के बारे में पता चले। रिया ने शक से पूछा, क्यों? अगस्त्य ने समझाया, कुछ नहीं, मैं इतने सालों से बाहर भटक रहा हूं, मैं थक गया हूं। मैं इस बार सिर्फ एक आम इंसान बनने के लिए वापस आया हूं। एक सामान्य जिंदगी जीना चाहता हूं, अपने परिवार के लिए ज्यादा समय देना चाहता हूं और ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता। उम्मीद है तुम समझोगी। रिया अभी भी संशय में थी। सच में? मुझसे बचने के लिए तो नहीं? अगस्त्य कड़वी मुस्कान के साथ बोला, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? दरअसल मैं कुछ समय पहले ही मुंबई वापस आया हूं और अब एक ऑनलाइन ऐप पर ड्राइवर के तौर पर काम करता हूं। माहौल अच्छा है, अच्छी खासी कमाई हो जाती है, साथ काम करने वाले लोग भी अच्छे हैं और मेरे मैनेजर भी मेरी काफी इज्जत करते हैं। मैं अपनी इस जिंदगी का भरपूर आनंद ले रहा हूं। रिया ने नाखुशी से कहा, मां भी ना? मैंने पिछली बार फोन किया था, उन्होंने मुझे बताया तक नहीं। अगस्त्य ने समझाया, मैंने उन्हें बताने से मना किया था क्योंकि मुझे डर था कि तुम मेरे लिए सब कुछ पहले से तय कर दोगी। देखो, क्या मैं अब ठीक से नहीं रह रहा हूं? रिया का स्वर दबावपूर्ण था। जब तुम ठीक से रह रहे हो तो तुम्हारी रोहन कपूर से गलतफहमी कैसे हो सकती है? रोहन ने पिछले 2 सालों में सिंघानिया परिवार के बहुत सारे गंदे कामों में मदद की है। वह बहुत शातिर और सख्त है। उससे निपटना इतना आसान नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें मेरे दखल की जरूरत नहीं है? अगस्त्य फिर भी जिद पर अड़ा रहा।
रोहन सिंघानिया परिवार की मदद कर रहा है। तुम्हारा दखल देना ठीक नहीं है। वैसे भी मैं एक मर्द हूं। मैं हर चीज में तुमसे मदद तो नहीं मांग सकता, है ना? रिया ने आखिरकार सिर हिलाया। तो फिर तुम्हें मुझसे क्या करवाना है? अगस्त्य ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। सिंघानिया परिवार से कहो कि वे दखल अंदाजी न करें। बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। चिंता मत करो। बस रोहन कपूर से ही तो निपटना है। मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। रिया अगस्त्य के गुस्से को समझती थी और उसने उसे और मनाने की कोशिश नहीं की। उसके जाने के बाद दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। बाहर एक 30 साल की औरत खड़ी थी, लंबी और सुडौल। उसने एक महंगा डिजाइनर बिजनेस सूट पहना हुआ था, जिससे उसकी पसंद और स्टाइल का अंदाजा हो रहा था। काले रेशमी मोजों में लिपटी उसकी लंबी टांगें उसकी स्कर्ट के नीचे खास तौर पर आकर्षक लग रही थीं। अगस्त्य ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? महिला ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते मिस्टर अगस्त्य, ये मेरा बिजनेस कार्ड है। मिस रिया ने मुझे कहा है कि अगर वह उपलब्ध न हो तो सीधे मुझसे संपर्क करूं। अगस्त्य ने कार्ड लिया और उसकी जांच की। यह सिंघानिया ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट चेतना शर्मा थीं। धन्यवाद मिस शर्मा। क्या कोई और काम है? चेतना ने एक पैकेट उठाया और नपे तुले अंदाज में कहा, ये वो कपड़े हैं जो मिस रिया ने मुझे तैयार करने के लिए कहा था। गाड़ी नीचे है और पार्टी में अभी कुछ समय बाकी है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं कमरे में आपका इंतजार कर सकती हूं। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, चेतना की आंखें थोड़ी झुक गईं और उसके गालों पर एक हल्की सी लाली छा गई। अगस्त्य समझ गया। उसने चेतना से पैकेज लिया और विनम्रता से मना करते हुए कहा, नहीं शुक्रिया मिस शर्मा, कृपया कार में मेरा इंतजार करें। धन्यवाद। दरवाजा बंद होने के बाद चेतना ने राहत की सांस ली। रिया के निर्देश सीधे थे। अगस्त्य के शब्द उसके अपने थे। हो सके तो वह अगस्त्य की जरूरतों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी। चेतना कोई नौसिखिया नहीं थी। वह इस इशारे को कैसे न समझ पाती। कार्यस्थल कठिन था, खासकर महिलाओं के लिए। रिया के सम्मान के बिना वह अपनी स्थिति बनाए नहीं रख पाती। और रिया का इतना सावधान रहना यह दर्शाता है कि अगस्त्य की पहचान असाधारण थी। उधर अगस्त्य को रिया का भी फोन आया। फोन पर भी वह उसके लहजे में शरारत भांप सकता था। भाई, कैसी लगी? अगस्त्य उसकी मुस्कान से उलझन में पड़ गया। कैसी लगी से तुम्हारा क्या मतलब है? रिया ने उसे याद दिलाया। अभी अभी वाली औरत। अगस्त्य थोड़ा शर्मिंदा हुआ। तुम क्या बकवास कर रही हो? रिया ने उसे सुधारा। नहीं, मैं गंभीर हूं। चेतना 2 साल से मेरे साथ है और उसने कभी कोई गलती नहीं की। वह अपनी बातों को लेकर बहुत सतर्क है। वह जानती है कि क्या कहना है और क्या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका एक बच्चा है और उसका कई साल पहले तलाक हो चुका है। अगस्त्य उसकी बात सुनकर उलझन में पड़ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? रिया ने हल्के से थूका। तुम बेवकूफ बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? वह एक अनुभवी औरत है। वह तुम मर्दों की हर ख्वाहिश समझती है। तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है और वो तुम्हारी जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करेगी। और तो और, वह एक अच्छे परिवार से है और उसका निजी जीवन बिल्कुल भी गंदा नहीं है। वो बाकी औरतों से कहीं ज्यादा साफ सुथरी है। वो अभी मेरे अधीन वाइस प्रेसिडेंट है। उसका पद ज्यादा ऊंचा नहीं है और उसकी पसंद और स्टाइल दोनों ही काफी अच्छे हैं। मैंने खुद उसके चरित्र की जांच की है, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। अगर तुम रुचि रखते हो तो तुम उससे संपर्क करने की कोशिश कर सकते हो। मुझे लगता है तुम्हारे आकर्षण में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगस्त्य ने गुस्से से पूछा, तुम और भी ज्यादा बेहुदा होती जा रही हो। एक अच्छे परिवार और अनुभवी औरत के बारे में ये सब बकवास क्या है? तुमने ये सब कहां से सीखा? रिया को थोड़ा दुहक हुआ। क्या ये सिर्फ तुम्हारे भले के लिए नहीं है? मैं तुम्हें उन फालतू औरतों से बचाना चाहती हूं। मुझे जलन नहीं हो रही, बस उनके गंदे होने की चिंता है। और अगर तू मुझे मौका देने से इनकार नहीं करता तो मैं किसी और को क्यों करने दूंगी? फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा देखकर रिया ने हिम्मत करके पूछा, क्या मैं अभी वापस आ जाऊं?